जय हिंद दोस्तों। नेपाल के अंदर फिर से प्रोटेस्ट भड़क चुके हैं और एक बात आपको पता है, आज तक नेपाल के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री अपने पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया है। 1.5 से 2 साल ही उस प्रधानमंत्री की सरकार चली है। इस वजह से फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या अब बालेंद्र शाह की सरकार फिर गिरने वाली है, क्योंकि नेपाल के अंदर ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा भड़क चुका है। कर्फ्यू लगा दिए गए हैं कई सारे जिलों के अंदर। हिंदू और मुसलमान को लेकर के जो प्रोटेस्ट है वो हुआ है। इस बार प्रोटेस्ट प्रधानमंत्री को गिराने के लिए या गवर्नमेंट को गिराने के लिए नहीं हो रहा है। इस बार प्रोटेस्ट हो रहा है फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अब नेपाल को हिंदू राष्ट्र फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, या फिर कोई ऐसा इतिहास है नेपाल का जो आज नेपाल को इस सिचुएशन में ला करके खड़ा कर चुका है कि नेपाल के अंदर आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं। मैं आपको ऐसा इतिहास बताने वाला हूं जिसमें आपको यह पता लगेगा कि ये नेपाल के अंदर क्या प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट होते हैं। इतने प्रोटेस्ट हुए हैं नेपाल में जिसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरी चीज, ये सब कुछ घटनाएं कहाँ पे घटित हुई है और क्या हुआ है, तो ये आपको नेपाल का मैप दिख रहा है भारत से सटा हुआ, और भारत से लगे हुए बिहार से ये हिस्से से लगा हुआ आपको जो एरिया दिख रहा है, ये नेपाल के एरिया में 2 जगह है, जिसमें से एक का नाम है सुनसरी और एक का नाम है दिवांगन। ये 2 एरिया में अब कांवड़ यात्रा निकल रही थी, जिसे नेपाल के अंदर बोलबम यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान काफी ज्यादा डीजे वगैरह बज रहे थे, भोलेनाथ के भजन वगैरह चल रहे थे। इन भजन को वहां के जो रहने वाले मुसलमान हैं उन लोगों ने सुना, तो उन्होंने इन हिंदुओं से कहा कि आप इस तरह के गाने भजन वगैरह मत बजाइए, ये हमारे कानों में पड़ रहे हैं और ये एक हराम है, हम इसे नहीं सुन सकते। जब इस तरह की बातें कही गई तो वहां पर तनाव बढ़ने लगा। वहां पर जब ये तनाव बढ़ा तो फिर धीरे धीरे झगड़े में बदलने लगा। जैसे ये धीरे धीरे झगड़े में बदला, फिर वहां पे लोगों के बीच पत्थरबाजी होने लग गई। जैसे ये पत्थरबाजी वहां पे हुई, इन्होंने पुलिस वगैरह को बुलाया, पुलिस वगैरह वहां पे आई, तो पुलिस इस माहौल को ठंडा कराने के लिए वहां पे गोलीबारी कर देती है और हवा में जो फायरिंग की जाती है, उसके बाद में वहां पर 2 लोगों को ये जो गोली है वो लगती है, उसके बाद में एक और व्यक्ति को लगती है और अब तक 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिससे ये प्रोटेस्ट और ज्यादा भड़क जाता है। और अब लोगों के द्वारा, जो हिंदू थे, उन्होंने मस्जिद के ऊपर चढ़ गए, मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की और मस्जिद के ऊपर भगवा रंग लहरा दिया, भगवा जो झंडा है वो लहरा दिया गया। दूसरी तरफ इस तरह के गांवों को टारगेट किया जा रहा है जहां पे मुसलमान सबसे ज्यादा रहते थे, उन गांवों के अंदर आग लगा दी जा रही है और कहा जा रहा है कि नेपाल को अब मुस्लिम मुक्त बनाया जाए। नेपाल के अंदर सिर्फ हिंदू ही हिंदू रहेंगे और मुस्लिम नहीं रहेंगे, इस तरह के बयान नेपाल के जो हिंदू है उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो नेपाल के अंदर ये भड़की हुई हिंसा आज नेपाल की गवर्नमेंट को ये मजबूर कर दी है कि नेपाल के अंदर अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब नेपाल में ये शांति इतनी ज्यादा आ नहीं पा रही है। तो नेपाल का ये इतिहास क्यों है, नेपाल के बारे में क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट होते हैं, नेपाल के राजा कौन हुआ करते थे और आज जो स्थिति में नेपाल पहुंचा है वो कैसे पहुंचा है, उस चीज के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों, जो आपको ये मैप दिख रहा है, ये है 1743 का मैप। उस समय पे नेपाल इतनी ज्यादा जो रियासतें थी उसमें बटा हुआ था, यानी कि आपने देखा होगा भारत भी कई सारी रियासतों में बटा हुआ था, उसका एकीकरण किया गया। उसके बाद में भारत आज इस सिचुएशन में है, जो आज का भारत आपको दिखता है उसमें। तो इसी तरह से नेपाल भी उस समय पे इतना ज्यादा बटा हुआ था, अलग अलग एरियो में, या फिर यूं कहे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रियासतों में। उसके बाद में नेपाल का भी एकीकरण किया जाता है। और नेपाल का एकीकरण कैसे किया जाता है, नेपाल के एक राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज शाह, और पृथ्वीराज शाह के द्वारा ही नेपाल का ये पूरा एकीकरण किया जाता है। 1743 से ही पृथ्वीराज शाह को यहाँ का राजा बनाया जाता है और पृथ्वीराज शाह ने यहाँ की जो राजधानी है वो बनाई थी गुरखा। उसके बाद में थोड़े दिन बाद जो है काठमांडू अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लेते हैं, और गुरखा से काठमांडू जब ये आते हैं तो 1743 से 2008 तक इसी तरह का शासन नेपाल के अंदर चलता है और ये नेपाल इसी तरह का एकीकरण होता है। अच्छा, अब नेपाल का एकीकरण क्यों किया जाता है पृथ्वीराज शाह के द्वारा, तो पृथ्वीराज शाह के द्वारा ये एकीकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि थोड़े दिन पहले नेपाल में लोगों को ये लग चुका था, ये जो नेपाल के राजा पृथ्वीराज शाह थे उनको ये लग चुका था कि चाइना जो है तिब्बत के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तिब्बत को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। इधर भारत के अंदर जो ब्रिटिशर्स है वो भारत को अलग अलग विभाजित करने में लगे हुए हैं, भारत के टुकड़े करने में लगे हुए हैं, इधर पूर्वी बंगाल बनाने में लगे हुए हैं, इधर ये पाकिस्तान तोड़ने में लगे हुए हैं। और ब्रिटिशर्स का कोई भरोसा नहीं वो कब नेपाल को अपना हिस्सा बना ले, क्योंकि उन्होंने पंजाब को बना लिया, सब जो एरिया है उनको अपना हिस्सा बनाते गए। तो क्या पता वो नेपाल के ऊपर भी, आपने देखा ही है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ भी था, तो इसी तरह का क्या पता वो नेपाल को भी अपना हिस्सा बना ले। इसलिए नेपाल को एक करना होगा, अगर ये अलग अलग रहेंगे तो ये बढ़ सकते हैं।
टूट सकता है नेपाल, लेकिन अगर ये एक साथ रहेंगे तो नेपाल को तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसीलिए इन्होंने प्लानिंग करी नेपाल को एक करने की। तो इन्होंने उस समय पर फिर नेपाल को एक किया और नेपाल को चलाना शुरू किया। ये इसी तरह से राजशाही के द्वारा नेपाल को चलाते रहे। 1769 से 2008 तक इसी तरह का पूरा प्लानिंग चलती रही, इसी तरह का जो राजशाही है वो चलती रही। 240 साल बाद अचानक से नेपाल में लोकतांत्रिक गवर्नमेंट आ जाती है। अब 1769 से 2008 तक चलने वाली सरकार अचानक से क्यों बदल जाती है? आखिर क्या होता है नेपाल के अंदर, ये सब कुछ चीजें घटना क्या घटती है, उन चीजों के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया था, क्योंकि पृथ्वी नारायण शाह जो थे वो एक हिंदू राजा थे। उनके द्वारा कई बार कहा गया कि मैं हिंदू राजा हूं और मैं पूरे नेपाल को हिंदुओं की तरह ही चलाऊंगा। हिंदुओं के सारे त्योहार वहां पे मनाए जाते थे, सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र एज ए घोषित था। भारत नहीं है हिंदू राष्ट्र, लेकिन नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, घोषित कर दिया गया था नेपाल को। 2008 के बाद बताया गया है कि नेपाल आखिरी हिंदू राष्ट्र था, नेपाल के बाद कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। अब यही चीज फिर से नेपाल के अंदर उठाई जा रही है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, मुस्लिम मुक्त किया जाए। अब ये चीजें फिर से उठाने लगी। देखिए, उसके बाद में जब ये चीजें चल रही थी तो अचानक से 2008 में ऐसा क्या होता है कि नेपाल के अंदर से हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाता है और ये लोकतांत्रिक गवर्नमेंट आ जाती है। इसकी जो नींव है वो 1990 से ही डल गई थी। दरअसल 1990 से ही नेपाल के अंदर जो माओवादी हुआ करते थे, उन्होंने क्या करा, उनका ये कहना था कि जो राजशाही चल रहा है ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। क्योंकि ये अपने आस पड़ोस के देशों को देखते थे तो यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार चलती थी। जब ये चाइना को देखते थे तो वहां पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है। जब ये भारत को देखते थे तो वहां पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, वोट डाल करके सरकार चुनी जा रही है। तो इस तरह की गवर्नमेंट ये भी चाहते थे। इनको लगता था कि हमारे यहाँ पे भी इस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इन्होंने भी कोशिश की कि हमारे यहाँ पे ये सब चीजें चले। तो 1996 आते आते नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट भड़कता है और फिर कोशिशें की जाती है कि नेपाल के अंदर इस तरह की गवर्नमेंट चलाई जाती है जो ब्रिटिशर से मिलती जुलती हो। मतलब हमारे यहाँ पर राजशाही भी चलती रहे और हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार भी चलते रहे। जैसा कि आपने ब्रिटेन के अंदर देखा है, ब्रिटेन के अंदर एक तरफ राजशाही चल रही, रानी विक्टोरिया का शासन चल रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री बनते हैं, वोट डलते हैं, चुनाव होते हैं, ये सारी चीजें चलती है, जो संसदीय व्यवस्था चल रही है। तो इसी तरह का काम नेपाल के अंदर चालू कर दिया गया। नेपाल के अंदर ये सब चीजें चालू की गई, ये मान रहे थे कि ये चीजें चालू हो। ये होते होते 1996 में एक प्रोटेस्ट फिर से भड़क जाता है और ये प्रोटेस्ट होता है माओवादी की तरफ से। माओवादी जो है वो इसमें भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि 1990 में हम जो चाह रहे थे कि नेपाल एक लोकतांत्रिक सरकार लेकर के आए, नेपाल के अंदर लोकतांत्रिक सरकार चले, अब हम चाहते हैं कि नेपाल के अंदर जो राजशाही सरकार चल रही थी वो ब्रिटेन की तरह भी नहीं चले, बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल भी जो राजशाही है वो ना रहे नेपाल के अंदर। ये चीजें इन्होंने डिसाइड कर ली थी। अब नेपाल के अंदर राजशाही ना रहे तो क्या किया जाए, नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट किया जाए। नेपाल के अंदर फिर प्रोटेस्ट किया गया और नेपाल के अंदर राजशाही को खत्म कर दी गई। अब नेपाल को राजशाही खत्म करवाने के लिए 2001 आता है और 2001 जो नेपाल का राजशाही परिवार हुआ करता था उसके लिए काला दिन बताया जाता है। नेपाल के राजशाही परिवार को 1 जून 2001 के अंदर पूरा राजशाही परिवार की मौत हो जाती है। रहस्यमयी मौत है, यानी कि किसने ये मौत की थी ये बताया नहीं जाता, कैसे हुई थी, क्यों की गई थी, ये चीजें नहीं बताई गई। हाँ, बताया जाता है कि उनके परिवार के द्वारा ही की गई थी। अब राजशाही परिवार एकदम से तो पूरा खत्म होता नहीं है, उनके जो भाई वगैरह रहते हैं उनके द्वारा भी चीजें हैंडल की जा सकती है। उस समय पे जो राजा हुआ करते थे नेपाल के अंदर 2001 के अंदर, वो थे वीरेंद्र शाह। इनकी तो डेथ हो जाती है। इनके बाद जो राजगद्दी है वो आती है गजेंद्र शाह के बाद, और गजेंद्र शाह के बाद जो राजगद्दी है वो आती है ज्ञानेंद्र शाह के पास। अब ज्ञानेंद्र शाह जो है वो वहां पे राजशाही चलाने लगते हैं, लेकिन ज्ञानेंद्र शाह को क्या है, उनको लगता है कि जो जनता लोकतांत्रिक सरकार चाह रही थी वो लोकतांत्रिक सरकार उतने अच्छे से काम कर नहीं रही है और जनता को समझ नहीं आ रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार अच्छी है, ये राजशाही सरकार अच्छी है, तो क्यों ना लोकतांत्रिक सरकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ये इनके द्वारा प्लानिंग कर ली गई थी। इन्होंने लोकतांत्रिक सरकार खत्म करने की पूरी प्लानिंग की। इनके द्वारा कहा गया कि संसद को भंग कर दो, जो पीएम है उसको हटा दो, जो नेताएं हैं उनको जेल में डाल दो और ये सारी की सारी खबर को मीडिया में मत आने दो, मीडिया को कवरेज मत करने दो। इनके द्वारा ये चीजें कर दी गई, लेकिन ये चीजें जनता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। 2006 में आंदोलन फिर से शुरू हो गया। 2005 में इन्होंने ये चीजें की कि लोकतांत्रिक सरकार हटा दी जाए। जो लोकतांत्रिक सरकार 2001 के बाद लाई गई थी वो लोकतांत्रिक सरकार फिर से हटा दी गई। वो लोकतांत्रिक सरकार हटा के 2005 में फिर से जो है राजशाही सरकार ला दी गई। और राजशाही सरकार जब से आई 2006 से प्रोटेस्ट फिर शुरू हो गया। अप्रैल 2006 से शुरू हुआ प्रोटेस्ट
धीरे धीरे इतना बड़ा रूप ले लेता है कि आज तक का नेपाल का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बताया जाता है। नेपाल के अंदर इससे बड़ा प्रोटेस्ट आज तक नहीं हुआ। लोगों का कहना था कि फिर से लोकतांत्रिक सरकार लेकर के आओ, हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें आपके द्वारा जो लाई गई सरकार है, राजशाही सरकार, ये सरकार हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर लोकतांत्रिक सरकार नेपाल के अंदर नहीं आती है तो हम पूरे नेपाल में आग लगा देंगे। आपको पूरी तरह से जो आपके पूर्वजों के साथ हुआ है, जो राजा हुए थे उनके साथ हुआ है, वो आपके साथ हो सकता है। ज्ञानेंद्र शाह ने ये बात मान ली। ज्ञानेंद्र शाह को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो मुझे भी मार दिया जाए, तो ज्ञानेंद्र शाह इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। फिर से लोकतांत्रिक सरकार लाई जाती है और लोकतांत्रिक सरकार आने के बाद नेपाल के अंदर चुनाव वगैरह होते हैं और 2008 में नेपाल को एक कर लिया जाता है और 2008 में नेपाल को गणराज्य नेपाल घोषित कर दिया जाता है कि नेपाल के अंदर अब गणराज्य जा चुका है, नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है। और उसके बाद 2015 आते आते नेपाल का संविधान बनकर के तैयार होता है, नेपाल के अंदर चुनाव होने लगते हैं, नेपाल के अंदर जो है लोकतांत्रिक सरकार बैठ जाती है। लेकिन इस चीज के बीच में 17,000 लोगों की मौत हो जाती है, 25,000 से अधिक लोग जो है घायल हो जाते हैं इन प्रोटेस्टों में। तो सोचिए, नेपाल आज से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, नेपाल में कई प्रोटेस्ट हुए। 1990 में प्रोटेस्ट हुआ, 1996 में प्रोटेस्ट हुआ, 2001 में प्रोटेस्ट हुआ, 2005 में प्रोटेस्ट हुआ, 2006 में फिर प्रोटेस्ट हुआ। इस तरह के प्रोटेस्ट चलते रहे और ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं। अभी जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था और ये प्रोटेस्ट फिर हो रहे हैं। इस तरह के प्रोटेस्ट चलते रहेंगे और अभी ये प्रोटेस्ट नेपाल के अंदर खत्म नहीं हो पा रहे। नेपाल के अंदर क्यों खत्म नहीं हो रहे? क्योंकि जरा नेपाल का आप रिलीजन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लीजिए। नेपाल के अंदर 81% जो है वो हिंदू है, उसके बाद में 9% बुद्ध है और 4%, 4.5% के आसपास मुस्लिम है। नेपालियों का यह मानना है कि इनकी संख्या पहले कम हुआ करती थी, अब ये जो संख्या बढ़ रही है, ये कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हिंदू खत्म हो जाए और मुस्लिम सबसे ज्यादा हो जाए। इसी तरह का खतरा देखा होगा आपने, भारत के अंदर भी आंका जाता है कि सिर्फ एक रिलीजन जो है वो कम होता जा रहा है, बाकी जो दूसरे रिलीजन है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक समय पे सब खत्म हो जाए और ये हमेशा के लिए बढ़ जाए। इसी चीजों को कोशिश की जा रही है कि नेपाल के अंदर ये चीजें ना बढ़े, इसीलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेपाल में से इनको निकाला जाए, नेपाल को सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। नेपाल के अंदर ये चीजें हो ही नहीं, इसीलिए ये सारे के सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। नेपाल के अंदर अब तक 14 से 15 प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं। आप सोचिए, इतने ज्यादा प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हैं। कब से? 2008 से ये चालू हुआ है और ये लगभग 18-19 साल हुए हैं। 18-19 सालों में अब तक 14 से 15 प्रधानमंत्री चेंज हो गए। एक भी प्रधानमंत्री ने पूरा का पूरा कार्यकाल नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार बनती है। नेपालियों को लगता था कि नेपाल भारत के जैसा चल पाएगा, लेकिन नेपाल भारत जैसा नहीं चल पा रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आज नेपाल को बर्बादी की ओर लेकर के जा रही है। नेपाल के अंदर बनी हुई गठबंधन सरकार पूरा कार्यकाल ना कर पाना और अपने मन मुताबिक काम ना कर पाना आज नेपाल को कमजोर बनाता जा रहा है। तो ये सारी चीजें नेपाल को पूरी तरह से तोड़ने में लगी हुई है। अब नेपाल के अंदर जो भड़का हुआ ये प्रोटेस्ट है, ये किस रास्ते पे जाता है, ये तो सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों, आप इन सारी चीज के बारे में क्या सोचते हो? क्या नेपाल के अंदर ये प्रोटेस्ट होना चाहिए? क्या नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।